आज हम आप लोगों को सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है सहज प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित होती है। मतलब सहज प्रतिरक्षा जन्म के समय से मौजूद होती है, अथवा कह लीजिए कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी जन्म के समय से ही पाई जाती है। इसीलिए इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा भी इसका नाम होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि ये कंजेनिटल इम्यूनिटी होती है, कंजेनिटल इम्यूनिटी। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जन्म के बाद प्राप्त की जाती है। मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा अथवा एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैदा होने के बाद बनती है। अर्थात इस प्रकार की प्रतिरक्षा जन्म के बाद तब बनती है जब कभी रोगाणु, रोगाणु का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको रोगाणु कहा जाता है। जो रोग पैदा करते हैं उनको रोगाणु कहते हैं। जब रोगाणु या उनके एंटीजन शरीर में घुस जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके घुसने या प्रवेश करने के बाद शरीर में इस प्रतिरक्षा का निर्माण होता है या उपार्जित प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। कुल मिलाकर पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद प्राप्त होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सहज प्रतिरक्षा आनुवंशिक होती है और वंशागत होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो सहज प्रतिरक्षा होती है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है, ये हमें माता पिता से प्राप्त होती है। इसीलिए ये इनेट इम्यूनिटी को जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है, या अनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। और वंशागत होने का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, अर्थात माता पिता से उनकी संतानों में जाती है, और फिर उनकी संतानों में, उनकी संतानों से उनके संतानों में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, इस तरह से ट्रांसफर होती रहती है। इसीलिए इसको वंशागत कहा जाता है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, आनुवांशिक नहीं होती है, यानी ये जेनेटिक नहीं होती है, मतलब माता पिता से नहीं मिलती है। जन्म के बाद हमारा शरीर खुद इसका निर्माण करता है। जो उपार्जित है, उपार्जित यानी बाद में अर्जित करना, इसीलिए कहा गया है कि हमारा शरीर खुद इसका निर्माण करता है। और इसीलिए यह प्रतिरक्षा वंशागत नहीं होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। फिर अगला पॉइंट है सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है, अथवा इनेट इम्यूनिटी क्या है, नॉन स्पेसिफिक प्रतिरक्षा क्षमता होती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये विशिष्ट प्रकार की होती है, या कह लीजिए कि स्पेसिफिक प्रतिरक्षा होती है, क्योंकि प्रत्येक रोगाणु के प्रति अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, अलग अलग प्रकार के सेल्स बनती हैं। कभी कभी जो रोगाणु होते हैं वे हमारे सुरक्षा तंत्र जो प्रथम होता है, फिर सुरक्षा तंत्र जो द्वितीय होता है, इन दोनों स्तरों को पार करके भी घुस जाते हैं, हमें संक्रमित कर देते हैं। उस वक्त क्या होता है, तीसरे स्तर की प्रतिरक्षा शुरू होती है। उसी को विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला जाता है। और विशिष्ट को ऐसे समझें जैसे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए 2 डॉक्टर फेल हो गए, तो तीसरे विशिष्ट डॉक्टर को बुलाया जाए, तो बिल्कुल वैसे ही विशिष्ट कहा गया है, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। फिर अगला पॉइंट है सहज प्रतिरक्षा के विकास के लिए बाह्य संक्रमण या रोगाणुओं की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो जन्मजात प्रतिरक्षा है अथवा जो सहज प्रतिरक्षा है, इसके विकास के लिए या इसके बनने के लिए किसी बाहरी इन्फेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी रोगाणु के पाए जाने की, मतलब ना ही कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके पाए जाने की। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह की या किसी भी तरह का बाहरी संक्रमण हो या नहीं, कोई सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या कवक है, हमारे शरीर में आए या ना आए, फिर भी यह विकसित हो जाती है, बनी रहती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इसके विकास के लिए रोगाणुओं यानी बैक्टीरिया, वायरस या उनके एंटीजन के संपर्क में आना जरूरी होता है। यानी इस प्रकार से ये प्रतिरक्षा मिलती है तथा तभी प्राप्त होती है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हम पे अटैक करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
सहज प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा उत्पन्न रसायन म्यूकस, लाइसोजाइम, लार, इंटरफेरेंस तथा फैगोसाइट्स भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षी तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आवश्यक हैं। इनसे एंटीबॉडीज बनकर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन दोनों पॉइंट को ठीक से समझ लेते हैं। सहज प्रतिरक्षा में कहा गया है कि इसमें शरीर द्वारा उत्पन्न रसायन है, म्यूकस है, लाइसोजाइम है, लार है, इंटरफेरेंस है, फाइगोसाइट्स हैं, ये सब प्रतिरक्षा तंत्र में या इम्यूनिटी में भाग लेते हैं। मतलब जैसे एक उदाहरण को हम लें तो सहज प्रतिरक्षा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे जो हमारी त्वचा है, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। मुख की जो लार होती है, आंखों के जो आंसू होते हैं, रोगाणुओं की जो वृद्धि को रोकते हैं। ये क्या करते हैं? रोगाणुओं यानी बैक्टीरिया है, वायरस है, इनकी वृद्धि को रोकते हैं, इनको बढ़ने से रोकते हैं। श्वेत रुधिराणु अथवा WBC रोगाणुओं का भक्षण भी करते हैं। तो ये तो हुआ सहज प्रतिरक्षा, ये दो लाइनें बताई इसका अर्थ। ऐसे ही जो उपार्जित प्रतिरक्षा में बताया गया है, इसमें क्या होगा? जैसे उदाहरण लिया जाए कि उपार्जित प्रतिरक्षा में पहली बार जैसे किसी रोग के रोगाणुओं से सामना हुआ हमारे शरीर का, तो उस पर अनुक्रिया होती है या रिस्पांस होता है। इसके बाद प्रतिरक्षी का एंटीबॉडीज निर्माण होने लगती हैं। प्रतिरक्षी का जो एंटीबॉडीज होती है उनका निर्माण होने लगता है। उसी रोग के पुनः से आक्रमण होने पर, यानी वही रोग जब दोबारा से आता है, तब जो स्मृति पर आधारित कोशिकाएं होती हैं उस पर बहुत तेजी के साथ प्रतिक्रिया करती है, वो पहचान लेती हैं उसको। और उपार्जित प्रतिरक्षा और भी कैसे प्राप्त होती है? तो टीकाकरण के द्वारा प्राप्त होती है। वैक्सीनेशन के द्वारा भी उपार्जित प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त की जाती है।